हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हमारे इंडियन हिस्ट्री की ये दूसरी वीडियो है। आई होप कि पहली वीडियो आपने देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसी को देखिएगा, क्योंकि ये उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले उसी वीडियो को देखोगे तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे कि लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था और कौन सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पर टॉपिक किया था स्टार्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के अंदर ये जो बगावत होती है वो क्यों होती है, किन के खिलाफ होती है। इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो हमने की थी 1600 से ही, जब यहां पर ब्रिटिश की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत करने के लिए आती है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा यहां पर कि 1757 के अंदर एक बैटल होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ प्लेसी। एंड वो जो जंग है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। एंड उसके बाद वो खाली हिंदुस्तान के अंदर तिजारत ही नहीं करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाते हैं। एंड जैसे ही वो पॉलिटिकल पावर अपना बढ़ाते हैं, अपनी आर्मी बढ़ाते हैं यहां पर, उसी के साथ साथ वो हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पेश आ जाते हैं। एंड वक्त के साथ साथ वो नई नई पॉलिसीज लाते हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। तो कुछ यहां पर कुछ कॉजेस जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है, कुछ कॉजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। और आज इस वीडियो के अंदर और कुछ कॉजेस के बारे में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वजूहात थे जिन वजूहात के बिना पर यहां पर 1857 के अंदर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जो जो कॉजेस हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी उनको थोड़ा सा हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सा कॉज हमने पढ़ा था। सबसे पहला कॉज हमने यहां पर पढ़ा था पॉलिटिकल कॉज, यानी कि पॉलिटिकली ऐसे कौन कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अलग अलग स्टेट्स के अंदर रूल कर रहे थे वो क्यों नाराज हो जाते हैं। तो हमने यहां पर देखा था कि अंग्रेजों की तरफ से यहां पर दो मेन पॉलिसीज लाई जाती है। सबसे पहली पॉलिसी लाई जाती है सब्सिडरी अलायंस, और उसके बाद लाया जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। दोनों के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है ये क्या है, और इन दोनों के लिए हमने दो और अलग वीडियोस बना के रखी है। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के बारे में, अगर आप और डीप से कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारी वो दो जो हमने वीडियोस अलग से बनाई है उसको भी आप देख सकते हो। उनकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखेंगे, वहां पे जाके आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखोगे और आपका ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमने पढ़े थे इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी तहस नहस कर देते हैं। एंड यहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहां पर नए नए टैक्स लॉज लाए जाते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, रोयत वारी सिस्टम लाया गया था, महल वारी सिस्टम लाया गया था। और साथ ही साथ इस इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे हिंदुस्तान के जो आर्टिजन्स थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो कैसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। और इसके अंदर हमने यह भी देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को, अपनी चीजों को प्रमोट करते थे, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जितने भी खुद के गुड्स थे, जितने भी खुद के कारखाने थे, वो सारे के सारे वक्त के साथ साथ ठप होते गए। एंड उसके बाद नेक्स्ट कॉज हमने यहां पर पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये कैसे अपनी मनमर्जी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। ये जो भी कानून बनाते थे उन सारे के सारे लॉज के अंदर ये हिंदुस्तान के लोगों की कोई परवाह नहीं करते थे। ये हर एक कानून वही बनाते थे जो उनको अपने इंटरेस्ट में होते थे, जिन कानूनों की वजह से इनको अपने फायदे होते थे ये वही कानून बनाते थे। तो इसकी वजह से भी यहां पर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रिटिशर से तंग आ जाते हैं और इनसे काफी नाराज हो जाते हैं। एंड ये सारे के सारे वजूहात बनते हैं आगे जाके, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग मिलजुल के इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसके बाद मेन कॉज यहां पर हमने पढ़ा था सोशो रिलीजियस कॉजेस। इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स है ये हमने पढ़ा था यहां पर इसके अंदर कि जो ब्रिटिशर्स है वो कैसे हिंदुस्तान के मजहब के साथ छेड़खानी करते हैं, कैसे वो हिंदुस्तान के समाज के साथ छेड़खानी करते हैं। जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा था क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं ये। साथ ही साथ हमने पढ़ा था सती सिस्टम को ये खत्म कर देते हैं। एक्चुअली
एक्चुअली सती सिस्टम को खत्म करना ये अच्छी बात थी, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो जो लोग उस जमाने के थे वो सती को सही करार देते थे अपनी मजहब के हिसाब से, इसलिए उस टाइम के जो लोग हैं ये इस सती सिस्टम को खत्म करने पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। एंड ये जितनी भी चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की है, अब यहां पर थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स यहां पर विडो रिमैरेज सिस्टम लाते हैं, उसके बाद साथ ही साथ रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 के अंदर पास होता है। ये सारे के सारे कॉजेस हमने पढ़े थे सोशो रिलीजियस कॉजेस के अंदर। उसके बाद लास्ट वाला कॉज हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर, वो था एक्सटर्नल कॉजेस, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने अलग अलग कंट्रीज के साथ, अलग अलग रियासतों के साथ अलग अलग जंगें लड़ी थी, और वो जो सारी की सारे जंगें हैं उनके अंदर इन ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि ये जो अंग्रेज है, ये जो ब्रिटिशर्स है, ये उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना हम इनको समझते हैं कि हम इनको हरा नहीं सकेंगे। ये तो ऑलरेडी पिट चुके हैं, ये तो हार चुके हैं, इनको तो बहुत सारी रियासतों ने हरा दिया है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाती है, हम भी अगर चाहेंगे तो हम भी इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ये थे कुछ कॉजेस जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे। अब हमें इस टॉपिक के रिलेटेड और ज्यादा कॉजेस के बारे में पढ़ना है। कुछ कॉजेस अभी पेंडिंग थे, वो हम इसी वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के अंदर है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझोगे, और जो भी मैं यहां पर पढ़ाऊंगा उसको आप अपनी कॉपी पर लिखोगे, एक एक पॉइंट को आप ऐसे ही लिख के रखोगे। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको आप हाईलाइट करके रखोगे, ताकि जैसे ही एग्जाम का टाइम करीब आ जाएगा उस टाइम जो जो चीजें आपने हाईलाइट की होगी उनको आप तेज तेज से रिवाइज कर सकोगे, क्योंकि एग्जाम के दौरान काफी ज्यादा प्रेशर होता है। उसकी वजह से इंसान एग्जाम के दिनों में सारी चीजें ऐसे ही नहीं पढ़ पाता है किताबों के अंदर। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स को इंसान बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकता है। अब यहां पर हम और कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर हमें पढ़ना है डिस्कंटेंट अमंग सिपाहीज, यानी कि अब हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान के जो फौजी थे, यानी कि हिंदुस्तान के जो लोग थे जो कि ब्रिटिश की फौज के अंदर काम कर रहे थे, वो क्यों यहां पर नाराज हो जाते हैं। तो यहां पर अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के वो लोग जो कि ब्रिटिश की फौज के अंदर काम कर रहे थे वो नाराज हो जाते हैं। अलग अलग रीजंस के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। सबसे पहला रीजन है कि वो हिंदुस्तान के लोग जो कि ब्रिटिश के आर्मी के अंदर काम कर रहे थे, एंड वो लोग जो कि ब्रिटिशर्स के खुद के ही अपनी आर्मी के अंदर काम कर रहे थे, यहां पर हिंदुस्तान के जो लोग थे उनको कम सैलरी दी जाती थी एज कंपेयर टू उस पर्सन के जो कि ब्रिटिश का खुद अपनी फौज के अंदर काम कर रहा होता था। और नेक्स्ट रीजन यहां पर यह है कि जितने भी यहां पर हिंदुस्तान के फौजी ब्रिटिशर्स के फौज के अंदर काम कर रहे थे, अगर वो अपने मजहब के हिसाब से कोई भी चीज पहनते थे, जैसे मुस्लिम अगर है तो वो टोपी पहनता था, कोई अगर हिंदू है तो वो अपने माथे पे तिलक लगाता था, उनको वो सारी चीजें करने की इजाजत नहीं होती थी। तो इसकी वजह से भी जितने भी फौजी थे वो काफी नाराज हो जाते हैं इन ब्रिटिशर्स से। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है यहां पर कि लॉर्ड कैनिंग्स जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो एक एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। एंड ये जो कानून है ये लाया जाता है 1856 के अंदर। अब हम देखते हैं कि इस कानून के अंदर क्या कहा गया, कि इस कानून के अंदर कहा गया हर एक सोल्जर जो कि बंगाल आर्मी का होगा उसको समंदर पार करके दूसरे मुल्क के अंदर भी जाना पड़ेगा जंग करने के लिए, तो उसको उस टाइम जाना ही पड़ेगा। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि अगर किसी सोल्जर को यह कहा गया था कि आपको अपने मुल्क को छोड़ के समंदर क्रॉस करके दूसरे मुल्कों के अंदर जाना पड़ेगा यहां पर जंग करने के लिए, तो उसको कौन सी दिक्कत थी? तो यहां पर दिक्कत एक ही थी कि हिंदू मजहब के हिसाब से उस टाइम यह माना जाता था कि अगर हम अपने मुल्क को छोड़ के समंदर पार करके किसी दूसरे मुल्क के अंदर चले जाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम अपनी जात को ही खो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन यहां
पर यह है कि अगर कोई भी फौजी हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क के अंदर ब्रिटिश की आर्मी के लिए लड़ रहा होता था तो उसको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब यह कहा गया कि किसी को कोई भी एक्स्ट्रा पैसे यहां पर नहीं दिए जाएंगे अगर वो हिंदुस्तान को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क के अंदर भी जंग कर रहा होगा, तब भी जाके उसको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट रीजन क्या है यहां पर जिसकी वजह से ये फौजी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के वो लोग जो कि ब्रिटिश के आर्मी के अंदर काम कर रहे थे, ये सारे के सारे हम उसी के रीजन पढ़ रहे हैं कि क्यों वो आर्मी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है ब्रिटिशर से। नेक्स्ट रीजन यहां पर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियंस इन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस, यानी कि जब ब्रिटिश के आर्मी के अंदर प्रमोशन की बात होती थी तो उस टाइम यहां पर काफी भेदभाव किया जाता था इंडियंस के साथ, यानी कि ब्रिटिश के फौजियों को तो प्रमोशन मिलती थी आराम से, लेकिन जो भी हिंदुस्तान के लोग उस टाइम ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम कर रहे होते थे उनको यहां पर प्रमोशन करने के टाइम काफी भेदभाव झेलना पड़ता था। एंड ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सिपाहीज थे जो कि ब्रिटिश की आर्मी के अंदर काम कर रहे थे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं ब्रिटिशर से। अब उसके बाद हमें यहां पर पढ़ने हैं इमीडिएट कॉजेस, यानी कि वो कौन कौन से वजूहात बनते हैं जिसकी वजह से 1857 का जो रिवॉल्ट है ये बहुत ही जल्द शुरू हो जाता है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल भी जाता है। तो सबसे पहला रीजन इसके अंदर ये है कि बहुत तेजी से अफवाहें फैलना शुरू हो चुकी थी कि जो आटा है इसके अंदर बून डस्ट मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। एंड उसके बाद यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है सेकंड रीजन, जो कि बहुत ही एक मेन रीजन बन जाता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका ये सबसे मेन रीजन बन जाता है। तो वो रीजन क्या है, वो है कि ब्रिटिश की तरफ से एक नई राफेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटिश आर्मी के अंदर जिसका नाम होता है रॉयल एनफील्ड राफेल। अब नई राफेल है तो इसके अंदर और ज्यादा खासियतें होगी जिसकी वजह से जो आर्मी होगी जो फौज होगी उनको आसानी होगी ये गन इस्तेमाल करने में। तो ये तो ठीक था, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश के अंदर हिंदुस्तान के फौजी काम कर रहे थे वो इस गन से क्यों नाराज थे, उसके लिए हमें इस गन के बारे में समझना पड़ेगा। आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे इस गन की तरफ, इस गन के अंदर कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस कार्ट्रिज की बनावट कैसी होती थी, यहां पर इसके अंदर होती थी एक बुलेट और बुलेट के ऊपर होती थी गन पाउडर और इसको रेप किया जाता था, यानी कि इसकी जो आउटर कवरिंग होती थी वो उस टाइम बताया गया था कि ये तो एक सोर के फेड की बनी है और साथ ही साथ कैटल शीप एंड साथ ही साथ काऊ का जो फेट होता है उसकी बनी होती है। जैसे ही इस गन को इस्तेमाल करना होता था तो उस टाइम फौजियों को क्या करना पड़ता था कि यहां पर ये जो आउटर कवरिंग है जो कि बताया जाता था कि ये सोर के चर्ब की बनी है और साथ ही साथ गाय या शीप के फेड की बनी है, तो उस टाइम उनको ये आउटर कवरिंग ऊपर से कट करनी पड़ती थी। एंड उसके बाद यहां से इसके अंदर जो गन पाउडर होती थी वो यहां पर इसके अंदर गन के अंदर यहां पर आप देख सकते हो कि कैसे यहां पर ये इस आउटर कवरिंग को यहां पर कट करता है अपने दांतों से। उसके बाद यहां पर कैसे ये इस गन के अंदर इस पाउडर को डाल देता है एंड उसके बाद यहां पर ये इस गन के अंदर ये गोली भर देते हैं। तो हमें पता है ये जो काऊ है ये हिंदू मजहब के हिसाब से काफी ज्यादा सेक्रेड है और जो ये सोर का गोश्त है ये हिंदूज के लिए नहीं, ये मुस्लिम्स के लिए हराम है। तो इसकी वजह से जब यहां पर इस कार्ट्रिज की आउटर कवरिंग को काटना पड़ता था वो वहां पर अपने दांतों से काटनी पड़ती थी, जिसकी वजह से यहां पर हिंदुस्तान के जो फौजी थे, चाहे मुस्लिम फौजी थे चाहे वो हिंदू मजहब के मानने वाले लोग थे, वो सारे के सारे नाराज हो जाते हैं काफी ज्यादा ब्रिटिशर से। वो इस गन को इस्तेमाल करने से ही मना कर देते हैं, जिसकी वजह से इस जंग की बहुत ही जल्द ही शुरुआत हो जाती है। तो नीचे आके हम देखेंगे यहां पर कि राइज
ऑफ रिवोल्ट, यानी कि इस जंग की जो शुरुआत है वो अब कहां से होती है, कैसे होती है। सबसे पहले ओडिशा के बहरमपुर के अंदर फरवरी 1857 के अंदर 19th नेटिव इन्फेंट्री ने इस गन को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उसके बाद यहां पर वेस्ट बंगाल के बैरकपुर के अंदर 34th नेटिव इन्फेंट्री जो कि ब्रिटिश आर्मी की थी, वहां पर मंगल पांडे थे जो कि पहले सोल्जर थे जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिसने आवाज उठाई, वो इसी 34th नेटिव इन्फेंट्री के हिस्सा थे। इन जो मंगल पांडे है वो अपने मेजर को भी मार देते हैं, और जो मंगल पांडे है ये साथ ही साथ एक स्लोगन भी देते हैं, मारो तिरंगियों को। एंड उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दी जाती है ब्रिटिशर्स की तरफ से 8 अप्रैल में ही। एंड उसके बाद 7th अवध रेजिमेंट भी इस गन को इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं, एंड वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं 3 मई 1857 में ही। लेकिन उसके बाद इस जंग की जो चिंगारी है, इस जंग की जो फाइनल सुपारक है, जो फाइनल चिंगारी है, वो कहां पर लगती है, वो लगती है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, जो कि दिल्ली से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर क्या होता है, 3rd नेटिव इन्फेंट्री के जो 90 मैन होते हैं वो इस ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से ही इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर 85 सोल्जर्स को सस्पेंड किया जाता है 9th मई में ही, और साथ ही साथ उनको जेल के अंदर भी डाला जाता है। लेकिन उसके अगले दिन ही यानी कि 10th मई के दिन ही जो बाकी सोल्जर्स थे वो इन सोल्जर्स को जेल से छुड़वाते हैं, और साथ ही साथ वो उन ऑफिसर्स को वहां पर ब्रिटिश के ऑफिसर्स को मारते हैं। एंड उसके बाद वो यहां पर 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था और कहां से स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरठ। हमने ऑलरेडी देखा, यहां पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया भी है कि आप बताइए कि ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है हम क्यों कहते हैं कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ है, जबकि सबसे पहले यहां पर बहरमपुर से स्टार्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन एक ही है कि बहरमपुर से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनको हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिशर्स ने दबा के रखा। लेकिन यहां पर 10th मई के दिन ही जो कि मेरठ के अंदर जो सिपाही थे वो एक तो वहां पर भी सिपाहियों को मारते हैं, यानी कि अपने ऑफिसर्स को मारते हैं जो कि ब्रिटिश के ऑफिसर्स होते हैं, एंड वहीं से वो दिल्ली की ओर भी चलते हैं। एंड मेरठ से ही ये जो रिवॉल्ट है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाता है। एंड इसीलिए यहां पर आप याद रखोगे कि 10th मई के दिन ही ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यही वो दिन होता है जिस टाइम जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जाके यही जंग पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाती है। तो याद रखोगे ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट है ये मेरठ से स्टार्ट होता है। एंड साथ ही साथ ये भी याद रखोगे कब स्टार्ट हुआ था, 10th मई 1857 में ये जंग स्टार्ट होती है। ये दो चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।